हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुजाता और इनफर्टिलिटी और होम्योपैथी के बारे में मैं बात करूँगी आज। तो इनफर्टिलिटी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकंड होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि आपने कभी भी कंसीव नहीं किया हो, वो होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में होता है कि आप कभी एक बार कंसीव कर लिया हो और सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हो तो नहीं होता है। तो इनफर्टिलिटी होता क्या है? इनफर्टिलिटी में जब आप कंटिन्यू 1 ईयर तक विदाउट प्रिकॉशन आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए और आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो होता है इनफर्टिलिटी। मतलब कि आप 1 ईयर तक की अगर ट्राई कर रहे हो और कंसीव नहीं हुआ तो फिर वो इनफर्टिलिटी केस होता है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अब ये टू टाइप्स मैंने बताए हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद होता है कि इसके रीज़न क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है, मुझे जो समझ में आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि मेन रीज़न तो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस में कई टाइप के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। किसी केस में थायराइड प्रॉब्लम होता है, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती, उसका पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकंड पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी आप का जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और जो मेल हार्मोन इतना प्रोमिनेंट होता है बॉडी में, फीमेल हार्मोन इनसफिशिएंट होता है, इसलिए भी साइकिल प्रॉपर नहीं होता है और पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती। थर्ड रीज़न है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस भी मान सकते हैं, या ल्यूकोरिया, या फोर्थ होता है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। और फिफ्थ रीज़न होता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज, मतलब ट्यूब ही ब्लॉक है और ट्यूबल ब्लॉकेज भी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। और सिक्स रीज़न होता है ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, उसके बाद जो सिक्स रीज़न है वो होता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, मतलब पेशेंट को बाय बर्थ ही या तो यूटेराइन डेवलपमेंट नहीं हो पाया, प्रॉपर यूट्रस डेवलप नहीं है, या ओवरीज नहीं बन पाई। तो ये मेन 5 रीज़न हैं जिनकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती। तो जब भी ल्यूकोरिया हो, जैसे ल्यूकोरिया को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, कि कई लोग कहते हैं, कई कहते हैं पेशेंट मेरे पास आके कि हाँ ये तो नेचुरल होता है ना, ये तो नॉर्मल होता है, बट नहीं, ल्यूकोरिया नॉर्मल नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है। और अगर आपको कंटिन्यू सिक्रेशन होता है तो आप इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो औरतें नहीं लेती, इसको इग्नोर करती हैं। और मैंने बहुत क्रोनिक से क्रोनिक ल्यूकोरिया देखा है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं, और वो किसी को शर्म के मारे, जो बच्चियां भी हैं वो बताती भी नहीं हैं, बट वो डिज़ीज़ है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इनफर्टिलिटी है, इसमें फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एनीमिक होती है पेशेंट, तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवन मेल फीमेल दोनों की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स तो लेते हो, बट आप सीड्स का कॉन्सेप्ट अब आया है, लोगों ने अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है। जैसे पंपकिन सीड है, चिया सीड है, फ्लेक्स सीड है, बहुत सारे सीड्स हैं जो घरों में कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते। उतना अवेयर होना चाहिए अपने डाइट को लेकर के। और एक और फैक्टर है कंसीव ना करने का, एजिंग। जो लेडीज़ 27 28 के बाद आपकी माइंड प्रिपेयर है कंसीव करने के लिए, स्टडीज़ और करियर कॉन्शियस होने की वजह से लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है। 28 के बाद आपके जो एग्स होते हैं, चाहे मेल के हों, चाहे स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, या फीमेल के एग, वो इतने प्रॉपर नहीं रह जाते कि आप कंसीव करो और ईज़िली हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लेट एज की वजह से भी कंसीव नहीं होता है। तो 27 28 तक तो कंसीव कर ही लेना चाहिए। बाकी ये चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, बट बायोलॉजिकली 27 28 के बाद आप लेट हो जाते हो। और उसके बाद आता है कि आप प्रॉपर लैब डायग्नोस करवाइए। आपके जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उसके लिए आप, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम लगती है तो हार्मोन स्टडीज़ होती है, सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी। ये सब इनिशियल स्टेज के हैं, उसके बाद और भी टेस्ट होते हैं।
तो डाइट अब कंसीव नहीं हो रहा है तो पहले तो रीज़न फाइंड आउट करना है, उसके बाद डाइट पे ध्यान देना है। और मैंने तो जितने भी केस क्योर किए हैं वो मैंने इन्हीं बेसिस पे किए कि मैंने उनका हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर दिया है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट कंसीव कर लेती है। सेकंड, मैंने जो देखा है कि आप ब्लॉकेज भी अगर होता है, इन्फेक्शन है, तो ब्लॉकेज ओपन करने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और डाइट के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पेशेंट को कि आप ड्राई फ्रूट लीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों, और स्प्राउट्स लीजिए, क्योंकि जो जितना आप फ्रेश फूड लेते हैं वो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और वो हमारी बॉडी के सेल्स को उतना ज़्यादा रीजनरेट करता है। तो स्पर्म और एग की क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमें अपना डाइट पैटर्न बहुत शानदार रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि योगा, मेडिटेशन, मैं हर डिज़ीज़ में या जो हेल्दी है उनको भी यही रिकमेंड करूँगी कि योगा और मेडिटेशन आपकी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, उसको आपको रेगुलर करना है। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक होती है और हेल्थ भी ठीक होती है। तो ऑल द बेस्ट। बाकी मैं होम्योपैथी में किसी भी मेडिसिन को सजेस्ट नहीं करती हूँ, वीडियोस में भी और वैसे भी, जब तक आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना मैं यही बोलूँगी कि कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लीजिए। अगर होम्योपैथी के लोग, एक ये भी र्यूमर है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। भाई गलत तरीके से अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत सारे स्टोर्स हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूं ही उठा के देने लगे हैं, ये भी गलत है। अभी इंडिया में इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप हमेशा, मेरा ये सजेशन है कि आप हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर के सजेशन से ही ट्रीटमेंट लें, अपने मन से होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट ना लें। और मुझे गलत लगता है एथिकली कि मैं वीडियोस में मेडिसिन के नाम बताऊं आपको। आप आपके आसपास जो भी आपको लगता है, जिस भी डॉक्टर पे आपको बिलीव है, आप उनसे मिलिए, सजेशन लीजिए और किसी भी वीडियो को देख के कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। ओके, थैंक यू।